हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, उसके जीएस पेपर का आज हल देखेंगे। ये एग्ज़ाम 15 जुलाई 2026 को हुआ है। ये जो पेपर है आने वाले बीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वसा जल में अघुलनशील है क्योंकि। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जल विरोधी है। अघुलनशील है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये जल विरोधी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वसा गैर ध्रुवीय अणु होते हैं जबकि जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो रसायन विज्ञान के नियम अगर आप पढ़े होंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी समान समान को घोलता है। उसके अनुसार ध्रुवीय अणु ध्रुवीय में और गैर ध्रुवीय अणु गैर ध्रुवीय में खुलते हैं। तो वसा के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, इसलिए वे जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतिम सशस्त्र आत्मसमर्पण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुई। तो हालिया सुरक्षा रिपोर्टों और 2026 की शुरुआत में गृह मंत्रालय व बिहार पुलिस के डेटा के अनुसार बिहार के जमुई जिले के चकाई और सोनू जैसे सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम बचे हुए सक्रिय सशस्त्र नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में पद्म भूषण जिन्होंने 2026 में जीता है और उसके क्षेत्र और श्रेणियों से मिलान करना है। पहला है इंद्रजीत सिंह सिंधु, तो इनका संबंध है सामाजिक कार्यों से। सफ़ी साग जो हैं वो साहित्य से संबंधित है। प्रवीण कुमार जो हैं वो खेल से संबंधित है और नूरुद्दीन अहमद जो हैं वो कला से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 2 और चौथा का 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी है दिग्गज कंपनी जोमेटो, इन्होंने बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कैंपेन और विज्ञापन के लिए अभिनेता रणवीर सिंह को अपना मुख्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रश्मिका मंदाना जो है वो 7up, एप्सॉन और कई अन्य ई कॉमर्स ब्रांड्स के एम्बेसडर रही हैं। जानवी कपूर जो है वो मुख्य रूप से नायका और कुछ ब्यूटी लाइफस्टाइल ब्रांड से जुड़ी हैं। शाहरुख खान जो है वो रियलमी, डेकोर और ICC वर्ल्ड कप जो पहले हुआ था और इसके ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने शहर आनंदपुर साहिब की नींव रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के ये 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी ने 19 जून 1665 को आनंदपुर साहिब शहर की नींव रखी थी। शुरुआत में इस जगह का नाम उन्होंने अपनी माता के नाम पर चक्की नानकी रखा था, जिसके बाद में आनंदपुर साहिब के रूप में जाना गया। गुरु गोविंद सिंह, तो ये गुरु के सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने 1699 में इसी आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु अमरदास, तो ये तीसरे गुरु थे जिन्होंने गोइंदवाल साहिब शहर की स्थापना की थी और आनंद साहिब से पाठ की रचना की थी। गुरु हरगोविंद, ये छठे गुरु थे जिन्होंने सिखों को सैन्य रूप दिया और अकाल तख्त की स्थापना की तथा किरतरपुर साहिब बसाया था। अगला प्रश्न है कि मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ था? तो ये केशवानंद भारती विवाद में स्थापित हुआ था। तो भारतीय संवैधानिक इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इसमें क्या प्रतिपादित किया था? तो इसके तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से, प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों सहित इसमें संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। मिनर्वा मिल्स केस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। इस मामले में न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को पुनः दोहराया और कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है। गोलकनाथ केस ये हुआ था 1967 में। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती या संशोधन नहीं कर सकती है। और जो शंकरी प्रसाद केस था ये हुआ था 1951 में। इस पहले मामले में न्यायालय ने माना था कि संसद के पास 368 अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था इस संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 में और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय दिए गए। ठीक है। बाकी ये जो शहरी निकाय दिया है, ये नगर पालिका वाला, ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, जो कि 1992 में ही हुआ था। और इसके तहत 9A बनाया गया था और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपातकाल अनुच्छेद जो है कहाँ पे है? ये 18 में है और 352 से लेकर के 360 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना? तो ये था मलेशिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजपति स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये कृष्णदेव राय ने धारण की थी। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्युतदेव राय कौन था? तो ये कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी थे। इनके समय में पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था। नूनीज ये भारत आया था। तिरुमल राय कौन थे? तो इन्होंने तालीकोटा के युद्ध के बाद आराविडु वंश की स्थापना की थी। और राम राय ये विजयनगर के वास्तविक शासक मंत्री थे, जिनके समय 1565 में प्रसिद्ध तालीकोटा यानी राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ और विजयनगर का पतन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। सूची 1 दिया है और यहाँ पे सूची 2, जी यानी जी मतलब ग्रेविटेशनल वाला है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, तो ये कब बढ़ता है? तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तब बढ़ता है। जी घटता कब है? तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो जी घटता है। जी स्थिर रहता है तो अनंत पर और शून्य के बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि टेक्सोनोमिक पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा क्रम घटती आकृति के अनुरूप सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा किंगडम पहले आता है, उसके बाद फाइलम आता है, उसके बाद क्लास, ऑर्डर एंड देन फैमिली आता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पंचायती राज का हिस्सा नहीं है? तो जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर निगम, पंचायत समिति। तो इसमें से जो ये नगर निगम है ये पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी हो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम शहरी स्थानीय स्वशासन का हिस्सा है, न कि पंचायती राज का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत रन बनाया था? तो ये होगा ऑप्शन ए, साहिबजादा फरहान ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर बिछाए जाते हैं ताकि दाब घटाया जा सके। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका मतलब ये है कि यदि क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। तो रेलवे ट्रैक के नीचे कंक्रीट या लकड़ी के जो चौड़े स्लीपर बिछाने से ट्रेन के पहियों का भार अधिक बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाता है, जिससे ज़मीन पर लगने वाला दाब घट जाता है और पटरियाँ ज़मीन में धंसने से बच जाती है। अगला प्रश्न है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। सिक्किम में कौन कौन से हैं? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील में, और मेघालय जो है बालफुरम राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, उक्त प्रश्न में 2 वाक्य दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। इन्हें ध्यान रखते हुए नीचे दिए प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। अभिकथन दिया है कि लिपिड, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लियाइक अम्ल सभी विषाणुओं में पाया जाता है, और ये कथन जो है हुआ हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी विषाणुओं में लिपिड नहीं पाया जाता। बुनियादी विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल और एक प्रोटीन आवरण से बने होते हैं। लिपिड आवरण के केवल कुछ विशिष्ट आवरण युक्त विषाणु में ही पाया जाता है। कारण है कि केवल कुछ जंतु विषाणु जैसे हर्पिस विषाणु लाइपोवायरस हैं
तो ये कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जंतु विषाणु जैसे हर्पिस विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु आदि के चारों ओर एक लिपिड युक्त आवरण होता है जिन्हें लाइपोवायरस या एनवेलप्ड वायरस कहा जाता है। तो चूंकि ए गलत है और आर सही है, इसलिए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2026 में भारत यूएई एलएनजी समझौते का रणनीतिक महत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, यही इसका महत्व है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस स्तंभ लेख में धम्म को पापों से बचना तथा सद्गुणों का पालन जैसे दया, दान, सत्य और शुद्धता से परिभाषित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रमुख स्तंभ लेख द्वितीय। तो सम्राट अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में प्रसिद्ध प्रश्न पूछा गया है कि कियम चू धम्मे, कियम चू धम्मे यानी कि धम्म क्या है? तो इसके उत्तर में स्वयं अशोक कहते हैं कि अपास नीवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचाए, अर्थात पापों से मुक्ति, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता और पवित्रता ही धम्म है। बाकी जो स्तंभ लेख 1 है, यह धम्म लोगों की रक्षा और धम्म के सिद्धांतों के सामान्य पालन से संबंधित है। लुम्बिनी स्तंभ लेख यानी रुम्बिन देई वाला जो स्तंभ लेख है, यह अशोक के लुम्बिनी यानी बुद्ध का जन्मस्थान भ्रमण और वहाँ का जो टैक्स है घटा करके 1/8 करने से ये संबंधित है। और जो स्तंभ लेख 5 है, इसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख भी कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगाने की सूची दी गई है। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2026 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे बड़ी अनुसंधान पुस्तकालय को कहाँ बंद किया? तो ये ह्यूस्टन में बंद किया। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूस्टन कहाँ है? तो ये टेक्सास में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उपकरण और उसके आउटपुट ऊर्जा से हमें मिलान करना है। तो देखिए, पहला दिया है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसको, तो ये बिल्कुल सही है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फिर जो पंखा दिया है, ये विद्युत ऊर्जा में जो क्या बोलते हैं, पंखा जो है वो इनपुट के रूप में क्या लेता है? विद्युत ऊर्जा लेता है, आउटपुट नहीं लेता है। आउटपुट के रूप में तो वो यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। कार जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो बिल्कुल सही है। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ऊपर जाती हुई लिफ्ट जो है, ये ऊंचाई बढ़ने के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो है वो छोटा नागपुर का पठार और मेघालय की गारो पहाड़ी दोनों में पाई जाती है। बाकी जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र दिया है, यहाँ मुख्य रूप से जलोढ़ और दलदली मिट्टी पाई जाती है। और जो केरल है, केरल के तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस रोग की रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार की हो जाती हैं। देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं जनरली ऐसा गोल होती हैं, ठीक है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया जिनको होता है उसका जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो ऐसे हो जाती हैं, ये हंसिए की तरह बिल्कुल हो जाती हैं। तो जिन व्यक्तियों में इस रोग का केवल एक जीन होता है, उनके शरीर में मलेरिया का परजीवी जीवित नहीं रह पाता है, क्योंकि विकृत आरसीबी जल्दी नष्ट हो जाती है। इसलिए यह रोग प्राकृतिक रूप से मलेरिया के गंभीर संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थैलेसीमिया क्या है? तो यह भी एक रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार है। सिकल सेल इसकी रोकथाम नहीं करता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहते हैं, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। और एनीमिया यह सामान्य रूप से खून की कमी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता माप पता करने के लिए किया जाता है। और दूसरा कथन है कि हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व पता करने के लिए किया जाता है। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो लैक्टोमीटर जो कि दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है, और हाइड्रोमीटर जो द्रवों का विशिष्ट घनत्व मापता है, दोनों ही इसी सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। इसलिए हमारा दोनों कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल
सही हो जाएगा ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पार्वती परिणय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। संस्कृत नाटक है ये। इसकी रचना 7वीं शताब्दी के महान कवि बाणभट्ट ने की थी। यह नाटक भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा पर आधारित है। हमें ध्यान रखना है कि कालिदास ने पार्वती परिणय नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने कुमार संभव लिखा है, जो इसी विषय पर महाकाव्य है। लेकिन पार्वती परिणय नामक विशिष्ट नाटक बाणभट्ट की कृति माना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक अभियान चलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान। तो 2025-26 के दौरान लाल सागर, होर्मुज जलडमरू मध्य और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में उपजे तनाव के बीच अमेरिकी केंद्रीय कमान और अमेरिकी नौसेना ने ईरान समर्थित समूहों और ईरान के आक्रामक रुख को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत रणनीतिक निवारक कार्रवाइयाँ और हवाई गश्त अभियान चलाए थे। वेनेजुएला पे क्या है? तो यहाँ प्रतिबंध तो लगाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में कोई सक्रिय अमेरिकी सेना ऑपरेशन इस नाम से नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर दीजिए। पहला है झेलम। तो यह नदी जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर कुछ दूरी तक ये बहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 का 4। उसके बाद है चिनाब। तो हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है, वहाँ इसे चंद्रा भागा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का 2, 2 धाराओं के मिलने से। और उसके बाद ब्यास। तो यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। तो इसका आंसर होगा सी का 1। और सतलज। तो यह तिब्बत के मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। और सिंधु नदी प्रणाली में भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी या सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब में मिल जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका डी का 3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करें, विदाउट स्टेनिंग? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा डी फेज कॉन्ट्रास्ट। तो जीवित कोशिकाओं की यदि सामान्य रूप से रासायनिक रंगों से रंगा जाए तो वे मर जाती हैं। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप प्रकाश की तरंगों के फेज में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को दृश्य तीव्रता में बदल देता है और इसके माध्यम से जीवित कोशिकाओं, उनके पारदर्शी अंगों और कोशिका विभाजन को बिना रंगे उनके प्राकृतिक सजीव रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। सेम क्या है? तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका उपयोग वस्तुओं की 3 आयामी सतह की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीर लेने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका नमूना मृत और पूरी तरह सुखाया हुआ होना चाहिए। दूसरा है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो इसमें विशिष्ट फ्लोरेसेंट रंगों का उपयोग किया जाता है जो यूवी प्रकाश के तहत चमकते हैं। और टेम क्या है? तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये। इसमें कोशिकाओं की आंतरिक पतली परतों को बहुत बड़े आवर्धन पर देखा जाता है, लेकिन इसमें भी कोशिकाएं मृत अवस्था में होती हैं। अगला प्रश्न है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। और संसदीय व्यवस्था में इसे सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल को उसके स्रोत के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला देखिए लैक्टिक अम्ल। तो दूध के खट्टा होने या दही जमने की प्रक्रिया में लैक्टोबाइसिलस बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है ये। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 एसिटिक अम्ल। तो सिरके का मुख्य घटक है ये, लगभग 4 से 8% सांद्रित होता है। तो हमारा इसका होगा 1 सिट्रिक अम्ल। तो खट्टे खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 मेथनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। यह लाल चींटियों और मधुमक्खियों के डंक तथा नेटल के पत्तों के बालों में पाया जाता है, जिससे त्वचा पर जलन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पहला का 2, दूसरा का 1, तीसरा का 4, चौथा का 3। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु के दारासुरम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजराज द्वितीय। तो तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास दारासुरम में स्थित भव्य ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल राजा राजराज
द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और इसका नाम इंद्र के सफ़ेद हाथी ऐरावत के नाम पर रखा गया है, जिसने यहाँ शिव की पूजा की थी। राजराज प्रथम ने इन्होंने तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी की शुरुआत में कराया था। राजेंद्र प्रथम तो इन्होंने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और विजयालय तो ये 9वीं शताब्दी में मध्यकालीन चोल राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, आधार शुभारंभ उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्पों को चुनें। तो पहला दिया है, इसे IT विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। कथन ये तकनीकी रूप से बहुत ही मतलब जनरलाइज है, जबकि B और C आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य आधार सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, तो बिल्कुल ये सही है। और यह डिजिटल पहचान का प्रतिनिधित्व को सरलीकृत करता है, तो ये भी सही है। तो आधार शुभारंभ उदय ये भारत सरकार और UIDAI द्वारा नागरिकों को डिजिटल पहचान का उपयोग करने, उसकी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीण या दूर दराज के क्षेत्रों में आधार आधारित नागरिक सेवाओं को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसका तकनीकी डिजाइन किसी एक IT विशेषज्ञ समूह द्वारा नहीं, बल्कि भारत सरकार के नीतिगत ढांचे और UIDAI की कोर तकनीक टीम द्वारा विकसित किया गया है। इसलिए हमारा B एंड C सही होगा, बाकी A गलत होगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन D। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बंदरगाहों के संबंध में सत्य है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन A। मोरमुगांव बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो तरंग रोध द्वारा संरक्षित है। तो गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित मोरमुगांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है। खुले समुद्र की लहरों से सुरक्षा के लिए इसे एक विशाल ब्रेकवाटर यानी तरंग रोध द्वारा संरक्षित किया गया है। बाकी अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, तो ये गलत है। मुंबई के पास एक एरिया है नवी मुंबई, वहाँ पे स्थित है, नवी मुंबई में स्थित है, न कि मूल मुंबई शहर के भीतर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वो अलग है। कोचीन बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल कांडला बंदरगाह कर दिया गया है, तो ये गलत है। गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया है, कोचीन का नहीं किया गया है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। उसके बाद कोलकाता बंदरगाह भारत का दूसरा प्रमुख नदी बंदरगाह है, तो यह भारत का पहला और एकमात्र प्रमुख नदीय बंदरगाह है, दूसरा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल निकाय बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है अगर एल्जिनिक अम्ल एवं जेली जो कि ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से मिलता है, रासायनिक रूप से ये कौन सा रसायन है। तो ये है फाइकोकोलाइड्स, ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। तो समुद्री शैवाल जैसे कि लाल और भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले जल अघुलनशील पॉलीसेकेराइड्स को फाइकोकोलाइड्स या हाइड्रोकोलाइड्स कहा जाता है। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम नामक लाल शैवाल से अगर प्राप्त होता है, जो रासायनिक रूप से एक फाइकोकोलाइड है और इसका उपयोग प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम और खाद्य उद्योगों में जेली बनाने में किया जाता है। यहाँ पे जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है, ये बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली में पाया जाता है। प्रोटीन क्या है, तो ये अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रकृति का होता है, ना कि प्रोटीन। और फॉस्फोलिपिड क्या है, तो ये कोशिका झिल्ली के प्रमुख लिपिड घटक है। अगला प्रश्न है पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये है अनुच्छेद 243। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 खास करके 243 से लेकर के 243O तक भाग 9 के तहत पंचायतों के गठन, संरचना, सीटों के आरक्षण, अवधि और उनकी शक्तियाँ व उत्तरदायित्व से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो 370 दिया है, ये जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे से संबंधित था, जिसे अगस्त 2019 में निष्क्रिय कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 356 क्या है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे गोविंद भागवत पाद, ऑप्शन हो जाएगा हमारा A। अगला प्रश्न है अभिकथन A ग्रेफाइट का उपयोग उन भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है जहां तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ये कथन क्या है, बिल्कुल ये सही है। ग्रेफाइट में कार्बन अणु हेक्सागोनल छल्लों की परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इन परतों का बीच
का जो बल होता है बहुत ही कमज़ोर वैन डर वाल बल्स होता है। दूसरा है ग्रेफाइट की संरचना परतों वाली होती है जिसमें कमज़ोर वैन डर वाल बल्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, जिससे परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। तो उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, असम। तो असम राज्य को भौगोलिक रूप से लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ लाल नदी शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी को संदर्भित करता है, जिसका रंग इसकी मिट्टी के गाद के कारण अक्सर लाल भूरा दिखाई देता है। और नीली पहाड़ियाँ दूर से नीली दिखने वाली दीमा हसाव और कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियों को दर्शाती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? एक है दीमा हसाव एंड कार्बी एंगलोंग। मणिपुर इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं, ज्वेल ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज का भूमि, और सिक्किम इसे इंद्र का उद्यान या कंचनजंगा की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्फीरोसोम्स संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित करने में। तो स्फीरोसोम जो है वो पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले छोटे एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। इनका मुख्य कार्य लिपिक या वसा का संश्लेषण और उनका भंडारण करना होता है। वसा पाचन से संबंधित कौन है? तो वसा के पाचन और लाइसोसोमल गतिविधियों से आंशिक रूप से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये प्राथमिक भूमिका नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसका सदस्य माना जाएगा? तो ये होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पटना कलाम का सुप्रसिद्ध कारीगर नहीं है? तो देखिए, सेवक राम जो है ये पटना शैली कलाम का प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार माना जाता है। महादेव लाल और हुलास लाल ये दोनों भी पटना कलाम शैली के प्रमुख और सिद्धस्थ कलाकार रहे हैं, जिन्होंने आम जनजीवन के चित्रों को उकेरा है। जेमिनी राय से संबंधित नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय सीपी ग्राम्स पोर्टल का इस्तेमाल करता है। तो सीपी ग्राम्स में एम अक्षर का क्या मतलब है? तो सीपी ग्राम्स का जो फुल फॉर्म होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। एम का पूछ रहा है तो मॉनिटरिंग होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो जामा मस्जिद। तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद एक अत्यंत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, लेकिन यह यूनेस्को की आधिकारिक विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल नहीं है। कुतुब मीनार जो है इसे 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। लाल किला को 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, और हुमायूं का मकबरा इसे भी 1993 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। यह भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। जंतु नीचे दिया है और यहाँ पे वर्ग दिया है, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस जो है इसे सामान्य समुद्री भाषा में इसको समुद्री घोड़ा बोलते हैं, समुद्री घोड़ा, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मछली है, इसलिए यह पीसीज वर्ग यानी मत्स्य वर्ग में आता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर इक्थियोफिस जो है यह एक पादविहीन यानी कि लिम्बलेस यानी बिना पैर वाला उभयचर है, जो केंचुए जैसा दिखता है। तो ये इसमें किस में आएगा? ये तो ये उभयचर में आएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। टेस्ट्यूडो क्या है? तो यह एक कछुए का वैज्ञानिक नाम है जो रेंग कर चलता है और सरीसृप वर्ग का अंग है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद है कोलंबा। तो कोलंबा जो है यह कबूतर का वैज्ञानिक नाम है, जो कि एविज वर्ग में यानी कि पक्षी वर्ग में आता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखिट अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद द्वारा वित्तीय कानून बनाने से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262 और 263। 262 में क्या है? तो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के निपटारे से संबंधित है ये।
और 263 क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध के लिए। 109 में क्या है, तो धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, और 110 परिभाषा से संबंधित है उसके। उसके बाद 266 और 267 क्या है, तो भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड से संबंधित वित्तीय कानून है। और अनुच्छेद 112 और 117 क्या है, तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, और 117 विधेयक यानी वित्त विधेयक से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध नाटकों विदेशिया और पति परमेश्वर के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर चांदी के आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कि चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है। तो जब चांदी के आभूषण हवा के संपर्क में आते हैं तो हवा में मौजूद अल्प मात्रा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ धीमे धीमे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप चांदी की सतह पर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है, जिसे चांदी का संक्षारण कहते हैं। इसका जो अभिक्रिया का रिएक्शन है वो ऐसे है, आप याद रखिए ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो बताया जा सके। 2H2S प्लस O2 बराबर 2Ag2 2S प्लस 2H2। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे आकर्षक विशेषता उसकी अत्यधिक क्या थी, तो ये आधुनिकता थी, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट और आकर्षक विशेषता उसकी उत्कृष्ट नगर नियोजन और उसकी आधुनिकता थी। ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें, ढकी हुई नालियाँ, पक्की ईंटों के 2 मंजिल मकान और उन्नत स्वच्छता प्रणाली इस प्राचीन सभ्यता को अपने समय की सबसे समकालीन और आधुनिक सभ्यता बना देती है। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है समग्र ग्रामीण विकास, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है एडेनोहाइपोफाइसिस, तो ये किससे संबंधित है, तो एडेनोहाइपोफाइसिस जो है ये पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग है जो प्रोलैक्टिन स्रावित करता है, तो ये वाला मिलान बिल्कुल सही है। उसके बाद है न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो यह पीयूष ग्रंथि का पिछला भाग है, पश्च भाग है, जो हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन को संग्रहित और स्रावित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है पीनियल ग्रंथि, तो यह मस्तिष्क में स्थित होती है और नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने वाला मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, तो ये भी सही है। उसके बाद है अधिवृक्क ग्रंथि, तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH बोलते हैं इसको, तो पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है जो अधिवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करता है, और अधिवृक्क ग्रंथि स्वयं कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और एड्रेनालिन स्रावित करती है, तो हमारा ये जो होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH है ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो कि अधिवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करता है। दूसरा है अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं, तो ये कोशिकाएं ग्लूकागॉन स्रावित करती हैं, इंसुलिन का स्राव बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये अंडाशय में बनने वाली एक अस्थायी ग्रंथि है जो गर्भावस्था को बनाए रखने वाले प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 6, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना का एक उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा और विवाह सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को देश के फलों का कटोरा कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संतुलित बल सूची 1 में दिया है, तो संतुलित बल किससे संबंधित होगा, तो त्वरण शून्य होगा। अगर संतुलित बल होगा तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका त्वरण जो है शून्य होता है। असंतुलित बल, तो इसके वजह से त्वरण गैर शून्य होता है, यानी कि नॉन जीरो होता है। जब परिणामी बल शून्य नहीं होता तो वस्तु में गति उत्पन्न होती है, जिससे त्वरण गैर शून्य होता है। उसके बाद है संपर्क बल, तो जो बल दो वस्तुओं की सतहों के भौतिक संपर्क में आने पर कार्य करते हैं, जैसे कि घर्षण बल या पेशीय बल, तो हमारा आंसर होगा इसका
2। फिर उसके बाद है असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो जो बल बिना किसी भौतिक संपर्क के दूर से ही कार्य करते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो राइट आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने कुतुबी और मुइज़्ज़ी अमीरों का मुकाबला करने के लिए तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी? तो ये इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी के समय के वफादार अमीरों के विरोध को दबाने और अपने प्रति वफादार नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने के लिए तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। इसे चालीसा दल भी कहा जाता था। बलबन ने स्वयं इस दल का सदस्य रह चुका था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसने अपनी सत्ता को निष्कंटक बनाने के लिए तुर्कान चहलगानी को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। ये फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उपास्थि मौजूद होता है? तो कशेरुक यहाँ पे जो दिया है, कशेरुक स्तंभ की आसन अस्थियों के बीच, इसमें भी होता है। नाक के अग्र सिरे पर, इसमें भी। बाह्य कर्ण संधि पर, इसमें भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास निम्नलिखित के समतुल्य संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिविल न्यायालय के समतुल्य इसके पास शक्तियाँ हैं। जो आयोग है वो बहुत प्रकार के कार्य करता है, जैसे कि किसी गवाह को समन जारी करता है और उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। दूसरा, किसी भी सरकारी दस्तावेज या उसकी प्रति की मांग कर सकता है। तीसरा, शपथ पत्रों पर सबूत हासिल कर सकता है। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। विखंडन, तो विखंडन जिसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं, ये अपचयिक क्रिया से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर निर्माण को बोलते हैं एनाबोलिज्म, तो ये उपचयिक क्रिया से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा 4। उसके बाद एटीपी, तो ये ऊर्जा की मुद्रा करेंसी बोलते हैं इसको। और डीएनए क्या है? तो डीएनए एक सूचना संग्रहण भंडार है, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा। प्रोटीन में स्टार्च क्या है? तो ये बृहद अणु, ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 1, चौथा का 5 और पांचवा का 2। अगला प्रश्न है कि विरल मौसम के दौरान फरक्का बैराज पर गंगा जल के बंटवारे के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई संधि की वैधता अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है 30 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जो कि दिसंबर 2026 में ये समाप्त होने वाला है। ये जल संधि 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षर किया गया था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। तो कथन जो है ये बिल्कुल सही है। प्रवाह सदैव उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होता है। इसको ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं। परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है, तो ये भी सही है। परम शून्य ताप न्यूनतम सैद्धांतिक रूप से संभव तापमान है, जो कि 0 केल्विन है। और इसे सेल्सियस में लिखेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। विकिरण निर्वात में संचारित नहीं हो सकती, तो ये गलत है। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, जो निर्वात में भी संचारित हो सकता है, जैसे कि सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना। चालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है। चालन मतलब कंडक्शन, तो ये बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में होता है चालन, जिसके लिए कणों के भौतिक संपर्क और माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? J, K एंड M सही है। ऑप्शन हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक साहित्यों एवं शिलालेखों में श्रेणियों को डैश के रूप में उल्लिखित किया गया है। तो गिल्ड के रूप में, गिल्ड को क्या बोलते हैं? व्यापारिक संघ बोलते हैं। तो इसके रूप में लिखित किया गया इसे। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, निश्चित कार्यकाल है और हटाने की प्रक्रिया काफ़ी जो जटिल है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही उन्हें हटाया जा सकता है। बाकी जो संसद का नियंत्रण है, तो यदि संसद का नियंत्रण होगा तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति गलत, हालांकि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन यह कॉलेजियम की सिफारिश पर होता है। केवल कार्यपालिका की मर्जी से नियुक्त होना स्वतंत्रता को बाधित करता है। न्यायाधीशों का प्रत्यक्ष चुनाव, तो भारत में न्यायाधीशों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन से संघ के जीव अर्य सममित हैं? अर्य सममित हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अर्य सममित का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलेंट्रेटा। तो अर्य सममिति का अर्थ है कि जब जीव के शरीर को
केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी भी ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सिलेंट्रेटा में हाइड्रा और जेलीफिश और इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में अरीय सममिति पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा में एक स्टारफिश होता है, उसमें भी अरीय सममित पाई जाती है। बाकी जो मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनुलिडा दिया है यहाँ पे, इन तीनों संघों के जीवों में द्विपार्श्व सममित यानी बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि शरीर को केवल एक ही केंद्रीय रेखा से दो समान बाएं और दाएं भागों में काटा जा सकता है, जैसे कि मनुष्य है, केंचुआ है, कीड़ा है, ये सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को स्वर्ण भंडार के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो देखिए पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट और संसद में दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा जो है बिहार में लगभग 44% पाया गया है, जो मुख्य रूप से जमुई जिले में स्थित है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक है, उसके बाद राजस्थान और फिर पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो समर्पित है किसको, तो दक्षिण एशिया को। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीम से सुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला दिया है कि यह यकृत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, तो बिल्कुल ये सही है, इसी कारण से प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा है यह गुर्दे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। ये फेफड़े को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, तो ये गलत है। और यह हृदय को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आग के प्रकार को सबसे उपयुक्त अग्निशामक के साथ हमें सुमेलित करना है। पहला है लकड़ी या कागज की आग। तो यह क्लास ए की आग होती है, जिसे बुझाने के लिए सबसे सस्ता और प्रभावी माध्यम क्या होता है, पानी होता है। उसके बाद बिजली की आग। तो बिजली के उपकरणों में लगी आग पर पानी डालना खतरनाक होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क पाउडर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत की कुचालक होती है। तो इसका हो जाएगा 1। तेल या पेट्रोल की आग। तो पेट्रोल पानी से हल्का होता है, इसलिए पानी डालने पर वो ऊपर तैरते रहता है और आग नहीं बुझती है। इसके लिए फोम, झाग जिसको बोलते हैं, या रेत का उपयोग किया जाता है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देते हैं। तो इसका हो जाएगा 3। खाना पकाने की वसा की आग। तो रसोई के तेल की आग बहुत उच्च तापमान पर जलती है। इसे बुझाने के लिए विशेष वेट केमिकल यानी आर्द्र रासायनिक अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, जो तेल को साबुन जैसे पदार्थ में बदल देता है। तो ये हो जाएगा इसका 4। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला का 2, दूसरा का 1, तीसरा का 3, चौथा का 4। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी धर्मों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख विशेष करके सप्तम स्तंभ लेख में अपने साम्राज्य में विद्यमान 7 धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किया है। इनमें ब्राह्मण, बौद्ध संघ, आजीविक, निर्ग्रंथ तथा अन्य संप्रदाय शामिल हैं। उन्होंने सभी संप्रदायों को प्रति सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी साधारण विधेयक या वित्त विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे या 6 महीने से अधिक समय तक रोक कर रखे, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है दोनों सदनों के बीच विधेयक पर असहमति, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पोषक तत्वों की कमी और उनसे होने वाले रोग का मिलान कीजिए। पहला है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो किससे संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रिकेट्स, जिसको हड्डियों का कमजोर व टेढ़ा होना, सूखा रोग भी बोलते हैं। विटामिन B1 जो है इसको थायमिन बोलते हैं और ये बेरी से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि दुर्बल मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन B12 जो है इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, तो इससे एनीमिया या घातक रक्ताल्पता यानी RBC के निर्माण में कमी होती है। तो ये इसका हो जाएगा 2। और निकोटिनिक अम्ल जो है इसको B3 या नियासिन भी बोलते हैं, B3 या फिर नियासिन। तो इससे पेलाग्रा होता है, त्वचा रोग, दस्त और मानसिक भ्रम होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, राइट आंसर B हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य जो है हमें वो बताना है।
तो देखिए, पहला कथन दिया है कि केरल 96% साक्षरता दर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। तो ये गलत है, क्योंकि 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है, न कि 96। हालांकि केरल शीर्ष पर था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये 94% है। भारत की 31.1% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, तो ये बिल्कुल सही था, 31.16 अगर एग्जैक्टली अगर आप पूछे तो। भारत में 15.6% प्रवासी आबादी अंतर्राज्यीय प्रवासी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही था। और भारत का लिंगानुपात 919 है, तो 2011 में भारत का बाल लिंगानुपात जो है 919 था, जो कि 2001 के 927 से कम हुआ था। तो बाल लिंगानुपात 919 ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो समाचार में है जहां से भारत अपने आप को अलग कर लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह से भारत की भागीदारी को लेकर काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक हलचल रही है। तो बहुत ज़्यादा दबाव डालने की वजह से अमेरिका के द्वारा इसके बाद से भारत ने बंदरगाह के प्रत्येक संचालन से खुद को अलग कर लिया है और अपनी हिस्सेदारी को किसी स्थानीय ईरानी इकाई को सौंपने जैसे रणनीतियों पर काम किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो कथन जे सही है। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की खोज बैकरल ने की थी। तो 1896 में हेनरी बैकरल ने प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज की थी, ये भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, तो ये भी सही है। 1932 में जेम्स चैडविक ने परमाणु के नाभिक में मौजूद उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। आइंस्टीन ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो गलत है ये तो साफ साफ। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्वयं अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अपने प्रसिद्ध स्वर्ण पत्र प्रयोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रस्तुत किया था, आइंस्टीन ने नहीं किया था। तो हमारा पूछ रहा है कि सही विकल्प चुनना है, तो JKL हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सीने में जलन से पीड़ित होता है तो उसे अक्सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, रासायनिक रूप से यह प्रभावी क्यों है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह एक मृदु क्षार है जो पेट में अतिरिक्त HCl के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है। तो जो रिएक्शन है वो ऐसे है कि Mg हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम HCl का रिएक्शन कराते हैं तो हमें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2H2O मिलता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पेट में भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और जब इसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो पेट में अम्लता और सीने में जलन होने लगती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल या मृदु क्षार है। जब इसे लिया जाता है तो यह उदासीनीकरण की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पेट के अतिरिक्त अम्लों को शांत कर लवण और जल या पानी बना देता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विशेषतः राज कौशल को समर्पित है? तो राज कौशल मतलब राजनीति से समर्पित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो मौर्य काल में आचार्य चाणक्य द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का एक महान ग्रंथ है। बाकी जो मेघदूत है यह कालिदास द्वारा रचित है। ऐतरेय ब्राह्मण यह ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ से संबंधित है। अभिधम पिटक यह बौद्ध धर्म का एक दार्शनिक ग्रंथ है, तीसरा पिटक इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसी पेपर में इससे संबंधित एक ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि आर्कियोप्टेरिक्स एक आदिम पक्षी था और सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता था, तो यह कथन बिल्कुल सही है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक काल का एक जीवाश्म है जिसे सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का कनेक्टिंग लिंक यानी वो योजक कड़ी माना जाता है। दूसरा कथन है, इसमें सरीसृप और पक्षियों दोनों के लक्षण मौजूद हैं, तो ये भी सही है। इसमें दोनों वर्गों के लक्षण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। हड्डियाँ वायवीय नहीं होती, शरीर सुविकसित आकृति और उड़ान पंखों से ढका होता है, अग्रपाद जोड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होते हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। आधुनिक पक्षियों की हड्डियाँ खोखली और वायवीय होती है ताकि वे उड़ सके, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स में ऐसा नहीं था। इसकी हड्डियाँ ठोस जैसे कि सरीसृप की होती है वैसी थी और इसके बावजूद इसका शरीर सुविकसित उड़ान पंखों से ढका था और अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित हो चुका था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बराकर नदी। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है।
ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत निर्मित पहला बांध था। ये 1953 के आसपास बना था। स्वर्ण रेखा, तो इस नदी पर झारखंड में प्रसिद्ध चांडिल बांध और गेतल सूद बांध स्थित है और प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात जो है इसी नदी पर है। अजय, यह बिहार और झारखंड से होकर बहती है और इस पर मुख्य रूप से सिकटिया बराज झारखंड में जो कि है स्थित है। कोनार, इस पर कोनार बांध बनाया गया है जो कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का दूसरा बांध है। अगला प्रश्न देखिए, अभिकथन दिया है ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी और डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़ों से तेल के दाग धोना आसान होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। गर्म पानी और डिटर्जेंट का मिश्रण कपड़ों के मैल और तेल के अणुओं को आसानी से ढीला कर देता है। कारण दिया है कि गर्म पानी के पृष्ठ तनाव को घटा देता है जिससे यह रेशों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रवेश कर पाता है। तो उपयुक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर हमें चुनना है। तो जो कारण दिया है ये भी सही है। तापमान बढ़ने से पानी का जो पृष्ठ तनाव है कम हो जाता है। तो जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो पानी कपड़ों के बारीक रेशों के अंदर तक आसानी से फैल जाता है और मैल को बाहर निकाल लाता है। डिटर्जेंट भी पृष्ठ तनाव कम करने का काम करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोस्टेट मशीन के ड्रम पर कोटिंग होती है किस चीज़ की? तो ये सेलेनियम की कोटिंग होती है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर तत्व है। इसका गुण यह है कि अंधेरे में यह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। इसी गुण के कारण ड्रम पर छवि का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2026 में सबसे तेज गति से घूमने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नासा और संयुक्त राज्य अमेरिका की विभिन्न वेधशालाओं जैसे कि हवाई में स्थित पैन स्टार्स और कैटरीना स्काई सर्वे द्वारा समय समय पर पृथ्वी के निकट आने वाले क्षुद्र ग्रहों की खोज की जाती है। जनवरी 2026 में अमेरिका के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और टेलीस्कोप नेटवर्क ने अत्यंत तीव्र घूर्णन अवधि वाले एक छोटे क्षुद्र ग्रह की पहचान की। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे अधिकांश जो है सर्वेक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका ही करता है। तो सीधा आप चाहें तो टिक कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? तो पुलिस जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था पूर्णतः राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। बाकी जो रक्षा है, मुद्रा है और विदेशी मामले हैं, ये तीनों विषय अत्यंत संवेदनशील हैं और राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसलिए ये संघ सूची में आते हैं। ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। ठीक है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती, इसमें 52 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है, अभिकथन दिया है, समरूप अंग लगभग एक समान दिखाई दे देते हैं और वे एक समान कार्य करते हैं, लेकिन इनका विकास पूरी तरह अलग अलग समूहों में व अलग अलग प्रारूप में होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। समरूप अंग वे अंग होते हैं जो कार्य में समान होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना पूरी तरीके से भिन्न होती है। कारण दिया है, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हवा में शरीर को ऊपर उठाने का एक ही उद्देश्य पूरा करते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना पूरी तरीके से भिन्न है। अतः समरूप संरचनाएं अभिसारी विकास का परिणाम है। तो ये कथन भी सही है। तितली जो कि आर्थ्रोपोडा में आता है, पक्षी जो कि एविज है और चमगादड़ जो कि स्तनधारी है, इनके पंखों का कार्य उड़ना है, लेकिन तितली के पंख काइटिन के बने होते हैं, पक्षी के पंख अग्रपाद पर परों से ढके होते हैं और चमगादड़ के पंख त्वचा के फैलाव से बनते हैं। तो यह विकास अभिसारी विकास कहलाता है, क्योंकि अलग अलग पूर्वजों से आने वाले जीव एक जैसे पर्यावरण में रहने के कारण एक समान कार्य विकसित कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन दिया है, भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये बिल्कुल सही है। वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 24 से 25% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 1920 में भारत में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 86 अंडे प्रति वर्ष थी। तो ये भी कथन सत्य है 1920 के समय का। मांस उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। तो ये गलत है, 10वां नहीं बल्कि इससे कम ही में आता है। और चौथा है, भारत में डेयरी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पादनों का उत्पादन करना है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा क्या होगा? सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, सामान्य प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले रसायनों को सम्मिलित करें। अनुप्रयोग और रसायन। फलों को पकाने में तेजी लाना किसका काम है? तो कैल्शियम कार्बाइड नमी से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाती है। हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है इसे। तो हमारा इसका क्या होगा? पहला का हो जाएगा 2 कैल्शियम कार्बाइड। कृत्रिम वर्षा कराना, तो हवाई जहाज़ों के माध्यम से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ का छिड़काव किया जाता है जिससे कृत्रिम संघनन होता है और वर्षा होती है। तो ये होगा दूसरा का पहला। फलों के रसों को संरक्षित करना, तो सोडियम बेंजोएट एक प्रसिद्ध खाद्य परिरक्षक है जो जीवाणु और फंगस की वृद्धि को रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और पीने के पानी को शुद्ध करना, तो जिसे आम भाषा में लाल दवा भी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कुओं और पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। तो राइट आंसर होगा पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, तीसरा का 4, चौथा का 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पक्षमाभिकी शरीर, सिलियरी बॉडी इसको बोलते हैं या सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं, सिलियरी बॉडी। तो आँख के लेंस के आकार और उसके फोकस दूरी को बदलने का काम सिलियरी मांसपेशियाँ करती हैं। जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो ये सिकुड़ती हैं और दूर की वस्तु देखने पर शिथिल होती हैं। आँख की इसी क्षमता को समंजन क्षमता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सड़क विक्रेताओं से संबंधित है? तो पीएम स्वनिधि योजना, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था 2019 में, ऑप्शन सी। तो भारत सरकार ने एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की थी। इसके तहत आधुनिक रोग नियंत्रण, जैव सुरक्षा और निगरानी तकनीकों के लिए बजट आवंटित किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और 1992 इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2025 में चंद्रमा पर 2036 तक परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये रूस ने घोषणा की है 2036 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता को सही तरीके से दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, संविधान सर्वोच्च अधिकार का स्रोत है। भारत में न तो संसद संप्रभु है और न ही न्यायपालिका पूर्णतः निरंकुश है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है। सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपनी शक्तियां सीधे संविधान से ही प्राप्त करती हैं। कोई भी ऐसा कानून या आदेश जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो, अमान्य कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मौसम के गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन के हल्का होने के बावजूद हीलियम को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो इसका कारण क्या है कि हाइड्रोजन जो है अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस और हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है। चूँकि हाइड्रोजन हल्की है इसलिए इसकी उठाने की क्षमता हीलियम से बेहतर होती है, लेकिन हाइड्रोजन एक अत्यंत ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है जो हवा के ऑक्सीजन के साथ मिलकर तुरंत आग पकड़ लेती है। इसके विपरीत हीलियम एक नोबल गैस है जो किसी भी परिस्थिति में आग नहीं पकड़ती और सुरक्षा के इसी बड़े कारण के कारण मौसम के गुब्बारों और एयरशिप में हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा चुंबी घाटी से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है जेलेपला दर्रा। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है और यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा है। सिक्किम का एक और प्रसिद्ध दर्रा है नाथुला, ये भी चुंबी घाटी के पास ही स्थित है। बाकी जो जोजिला है यह लद्दाख में स्थित है जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। खारदुंगला तो यह भी लद्दाख में स्थित है जो लेह को नुब्रा और श्योक घाटियों से जोड़ता है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर युक्त दर्रे में गिना जाता है। और सिपकिला यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभ्यास 22वां खान क्वेस्ट जिसमें भारत भी शामिल था किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उलान बटोर, जो कि मंगोलिया की राजधानी है। यह जो एक्सरसाइज है एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है जो हर साल मंगोलिया में ही आयोजित किया जाता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के पास स्थित 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया इसका मुख्य स्थल है। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता सिद्धांत किसके लिए है? तो यह केवल सूक्ष्म कणों के लिए है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि किसी सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति और उसके संवेग दोनों एक साथ 100% सटीक निर्धारण करना संभव नहीं है।
और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 ये रिलेशनशिप होता है। ये किसका है? हाइजेनबर्ग का है, अनिश्चितता सिद्धांत। स्थूल कण को इंग्लिश में बोलते हैं माक्रोस्कोपिक। माक्रोस्कोपिक मतलब बड़े आकार की वस्तु जैसे कि कार या गेंद, इस पर ये सिद्धांत काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है यौन संचारित संक्रमण कौन से हैं? तो देखिए सिफिलिस, यह एक यौन संचारित रोग है जो ट्रेपोनेमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? नाम ट्रेपोनेमा पैलिडम। उसके बाद है एड्स, तो यह HIV नामक वायरस के कारण होता है। और गोनोरिया क्या है? तो यह निसीरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण रोग है, निसीरिया। तो ये भी बैक्टीरिया से, बल्कि ये होता है वायरस से। ठीक है, तो ये तीनों मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलते हैं, इसलिए सभी यौन संचारित संक्रमण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में एक पशु दूधिकर का सुंदर वर्णन मिलता है, वो पशु कौन है? तो वो है ऑप्शन ए घोड़ा। ऋग्वेद में दध्रिका या दूधिकर नामक एक दिव्य घोड़े का विशेष और अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। इसे सूर्य का प्रतीक, तेज गति का स्वामी और युद्धों में विजय दिलाने वाला माना गया है। ये जो गाय है, कुछ लोग गाय टिक कर देंगे, तो ऋग्वेद में गाय को अघन्य बोला गया है। अघन्य यानी कि न मारने योग्य कहा गया है। और दध्रिका शब्द विशेष रूप से घोड़े के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अभियांत्रिकी और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर दीजिए। सूची 1 में दिया है पहला करेवा। तो करेवा क्या है? तो ये है कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले ऊंचे हिमनद मिट्टी के मैदान या निक्षेप है जो जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा हिमोड़ के साथ अंतर्निहित हिमानी मृत्तिका। उसके बाद दून क्या है? तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं जो जैसे कि देहरादून, पाटली दून। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुदैर्ध्य घाटियाँ। उसके बाद है कयाल। तो केरल के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले खारे पानी के लगुन या पश्च जल हैं जहाँ प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है। तो ये हो जाएगा इसका 4। तराई क्या है? तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित एक अत्यंत नमी वाला जंगलों से ढका और दलदली मैदान है जहाँ नदियाँ दोबारा सतह पर दिखाई देती हैं। तो ये हो जाएगा हिमालय की तलहटी पर दलदली भूमि। राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 1। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकेंद्रीकरण का सही अर्थ दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों को शक्ति हस्तांतरण। और ये किया कैसे गया है? तो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा विकेंद्रीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि अभिकथन ए दिया है प्रेशर कुकर में खाना खुले बर्तन की तुलना में जल्दी पकता है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है, प्रेशर कुकर में खाना बहुत तेज़ी से पकता है। कारण क्या दिया है कि कुकर के अंदर बढ़ा हुआ दबाव पानी के क्वथनांक को कैरी कर देता है जिससे यह कम तापमान पर उबलने लगता है। तो ये क्या है? ये भी सत्य है, कारण भी सत्य है। जब कुकर को बंद किया जाता है तो अंदर भाप जमा होने से दबाव बढ़ जाता है और दबाव बढ़ने से पानी का क्वथनांक सामान्य 100 डिग्री से बढ़कर लगभग 120 डिग्री हो जाता है। और इसका मतलब है कि पानी अब अधिक ऊंचे तापमान पर उबलेगा जिससे भोजन के कणों को पकने के लिए अधिक ऊष्मा मिल जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है कि आर्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है हमें वो चुनना है। पहला कथन देखिए उनकी नागरिक सभ्यता नहीं थी। तो ये बिल्कुल कथन सही है, वे मुख्यतः ग्रामीण और पशुपालक थे। दूसरा है वे संगीत प्रेमी थे। तो सामवेद इसका प्रमुख प्रमाण है, बिल्कुल ये भी सही है। उनकी विकसित आर्थिक प्रणाली थी। तो ये गलत है क्योंकि प्रारंभिक वैदिक काल में अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन और प्रारंभिक कृषि पर आधारित थी। विकसित व्यापार, नगर व्यवस्था और जटिल आर्थिक तंत्र बाद के वैदिक काल में अधिक विकसित हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं वाला चुनना था। वे जुआ खेलने में आनंद लेते थे। तो ऋग्वेद में अक्ष सूक्त इसका उल्लेख करता है, डाइसहाइम। तो ये भी क्या है? सही होगा। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।